अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 14 जुलाई मंगल का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात आपके सामने रखेंगे। खित्ते में इस वक्त जंग बेकाबू हो चुकी है, हालात बहुत ख़राब हैं। इवन कि पाकिस्तान को भी एक बड़ा थ्रेट मौजूद है, उस हवाले से भी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। पेट्रोल प्राइसेस और पाकिस्तानियों के जेबों के ऊपर, गरीब पाकिस्तानी की जेब के ऊपर कितना बोझ पड़ने जा रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन बन रही है, हालात बेकाबू हैं। और साथ ही साथ वो ताज़ा तरीन सूरत हाल तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन कश्मीर की सूरत हाल और एक्सटर्नली इतना क्योस है, लेकिन हम इंटरनल क्योस अपना क्यों समेट नहीं रहे, क्योंकि आने वाले दिन बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स तमाम तर आपके साथ शेयर करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें। आगाज़ करेंगे खत्ते में बिगड़ती सूरत हाल की। अच्छा, ये जंग अब अमेरिका के कंट्रोल में भी नहीं रही। होता ये है कि 9 जुलाई को तदफीन होनी होती है, और आयतुल्लाह खमेनेई जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, जिनको ईरान ने गवा दिया इस जंग में, तब भी ईरानी कौम पीछे नहीं हटी। मेरे ख्याल से तो एक यही लेसन अमेरिका के लिए बहुत था। लेकिन उनकी तदफीन होनी होती है 9 तारीख को, और उनकी तदफीन से 2 दिन पहले, क्योंकि अब अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद अपनी कांग्रेस को खत लिखा है और उसने कहा है कि मैंने 7 जुलाई को इस जंग का आगाज़ किया। तो सबसे पहले सवाल तो बदनीयती पर उठता है कि क्यों तदफीन से ठीक 2 दिन पहले तुमने हमला किया ईरान के ऊपर, और क्यों जंग का दोबारा आगाज़ किया। ये जंग का दोबारा आगाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि जो अपना हुर्मज़ है, वही वो वजह बनी कि दोबारा जंग का आगाज़ हुआ। अब इस वक्त जो जंग बिगड़ चुकी है, जंग बहुत ज़्यादा बिफर गई है, हाथों से निकल गई है। सऊदीया और यमन के बीच जो मामलात हो गए हैं, इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि बाब अल मंदब को भी हम बंद कर सकते हैं। अगर बाब अल मंदब बंद हो जाता है, इसको स्ट्रेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है, गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया की तमाम जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल इकोनॉमी है, उसका एक मेजर चोक पॉइंट है। यानी कहा जाता है कि इससे 10 से 15% तक पूरी दुनिया की मेजर यानी सी बॉन्ड एक जो ट्रेड है वो इससे होती है। मिलियंस ऑफ बैरल्स जो है वो डेली बेसिस के ऊपर ऑयल की गुजरगाह है, ये गुजर कर इससे जाता है। गालिबन 18 इसकी जो विड्थ है वो 18 के करीब जो है बताई जाती है कि 18 माइल्स जो है वाइड ये एक स्ट्रेट है, और इसकी ऑब्वियसली एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर बाबुल मंदब भी बंद हो जाता है तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल 7.5 से 800 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो फॉर अ वाइल आप इमेजिन करें कि सिचुएशन किस जानिब जाएगी अगर ये हुआ, क्योंकि आज ही समा टीवी ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में हफ्तावार जो है बेसिस के ऊपर या डेली बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा, हफ्तावार नहीं मात्र के साथ डेली बेसिस के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर यह तय किया जाएगा पेट्रोल की प्राइसेस क्या है, पेट्रोल की कीमतें क्या हैं। जब कीमतें गिरानी हो तब तो बहुत दिन लग जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि कीमतें बढ़ानी है तो वो डेली बेसिस के ऊपर यह तय किया जाएगा बाकायदा तौर के ऊपर कि हम कितनी कीमत जो है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर बाबुल मंदब भी खुदा ना खास्ता बंद हो जाता है तो उसके बाद हालात किस तरफ जाएंगे। नेवल ब्लॉकेट भी दोबारा उसका भी आगाज़ हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वैसे ही ईरान ने बंद कर दिया। अच्छा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, यानी बड़ा क्लियरली ईरान ने जो एमओयू, इस्लामाबाद एमओयू के नाम से जो बड़ा मशहूर एमओयू है, जो जो इन दोनों के माबैन हुआ है, जो अभी इफेक्टिव ही नहीं हुआ, इतने दिनों पहले टूट गया, उस एमओयू के अंदर ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स। अब ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स ईरान ने क्यों कहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर 3 लेन्स हैं। जैसे सड़क के ऊपर आप चलते हैं तो मुख्तलिफ लेन्स होती हैं, फास्ट गाड़ियों के लिए एक लेन होती है, बाइक वालों के लिए एक लेन होती है। 3 लेन्स जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर है। जो मिडिल लेन है उसके ऊपर माइनिंग कर दी है ईरान ने, वहाँ से जो भी गुजरेगा वो तबाह हो जाएगा। तो ईरान ने कहा कि जो भी यहाँ से गुजरता है वो हमारी अब इजाज़त से गुजरे, क्योंकि हमारी टेरिटरी में आता है, हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है, तो हमसे इजाज़त लेकर जो हम मैकेनिज्म बनाएंगे उसके थ्रू गुजरे। ईरान ने कहीं ये नहीं कहा कि हम किसी को गुजरने नहीं देंगे, जो गुजर सकता है, गुजरना चाहे गुजर सकता है, लेकिन जो वेसल्स गुजरेंगी उस पर मैकेनिज्म जो है वो हम तय करेंगे और उस मैकेनिज्म के तहत ही गुजरा जाएगा। अब ये एमओयू के अंदर मौजूद है ये नुकता। ईरान ने बाकायदा तौर पर एमओयू में लिखा है कि ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया और लड़ाई का आगाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हुआ। तो यहाँ पे बड़ा अहम है ये देखना कि फिर ये जंग शुरू कहाँ से हुई, किसने वायलेट किया सीज फायर को, ये बड़ा अहम है। अब डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस को खत लिखकर बता चुका है कि मैं इस जंग का आगाज कर चुका है। कांग्रेस अब मंजूरी देती है नहीं देती वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो खत लिखकर बता चुका है। आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स पर बाकायदा तौर पर हमले हो रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स 2 और 20 बहरी जंगी जहाज जो है वो इस जंग के अंदर ट्रंप ने अब ईरान के इर्द गिर्द वाली तमाम तर लोकेलिटीज में मंगवा के रख लिए हैं। अब ये जो बार बार हमले ईरान कतर पर कर रहा है, बहरीन पर कर रहा है, बड़ा हमें समझना, क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं ना कि ईरान का कतर पर हमला, ईरान का बहरीन पर हमला, तो ईरान का कतर पर या कतर के साथ कोई मसला नहीं है या बहरीन के साथ मसला नहीं है। कतर के ऊपर हमला ईरान का इसलिए है क्योंकि 2 कहा जाता है कि आपकी हेडक्वार्टर्स है सेंटकॉम के, एक फ्लोरिडा में है और दूसरा कतर में है। तो 10,000 फौजी कतर के अंदर अमेरिका का तैनात है। ये कतर की सरजमीन को सोचना चाहिए, सरजमीन के मालकान को, कि हम क्यों अपनी सरजमीन एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं। फिर साथ बहरीन में सेकेंड लार्जेस्ट नेवी फ्लीट अमेरिका की मौजूद है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये 10-10 हज़ार की फौज, यूएस सोल्जर्स,
ये कहाँ मकाम इनके ये कहाँ क़याम करते हैं, ये इनकी इनकी पूरे उठक बैठक कहाँ पर है, इनका पूरा आप कहीं क़यामगाह कहाँ पर है, कहाँ पर इनकी तमाम तर जो अड्डे हैं वो बने हुए हैं। ऑब्वियसली वो इन्हीं ममालिक के अंदर बने हुए हैं, तो हमले भी फिर इन्हीं ममालिक पर होते हैं। कुवैत, अबू धाबी, कतर, बहरीन, इन तमाम तर ममालिक पर हमले किए गए हैं। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं। अल उदैद एयरबेस जहाँ पर फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस की जाती है कतर में, उसके ऊपर तो बाकायदा मिसाइल अटैक कहा जा रहा है ईरान की जानिब से किया गया और बड़ा कामयाब वो कहा जा रहा है कि हमला भी है। ईरान भी जवाबन हमले कर रहा है, ईरान के ऊपर भी चाबहार, बंदर अब्बास, कश्म, बुशर ऑयल प्लांट, इन तमाम तर जगहों पर हमले हो रहे हैं। तो इस वक्त सिचुएशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल है। दुनिया में जितने भी रेजिस्टेंस को पसंद करते हैं लोग, जो दिल दिमाग रखते हैं, जिनको समझ है हक और बातिल की लड़ाई की, वो ऑब्वियसली ईरान के साथ है और उनकी दुआएं भी ईरान के साथ हैं। लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन में पाकिस्तान को अल्टीमेटली क्या साइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि सऊदी के साथ हमारा एक पैक्ट है और उस पैक्ट के नज़दीक देखा जाए तो सऊदी और यमन के बीच जो लड़ाई और जंग का आगाज़ हो चुका है, ये सिचुएशन किस तरफ जाएगी ये बहुत अहम होगा देखना। $85 पर बैरल के ऊपर इस वक्त पेट्रोल जा चुका है आलमी मार्केट में। तो ये इस वक्त सारी की सारी जो है वो एक जानिब सिचुएशन बनी हुई है। बेसिकली मुझे कल जो बहुत हंसी आ रही थी इस चीज़ के ऊपर आ रही थी, इसराइल जो इस जंग का आगाज़ जिसने करवाया था और इसराइल जो है वो ये सब कुछ करवा रहा था, लेकिन अभी वो दे आर आउट ऑफ दिस वॉर राइट नाउ, उन पे कोई अटैक्स नहीं हो रहे हैं। यानी यहूदी साइड पर बैठा है और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। सऊदी यमन को मार रहा है, यमन सऊदी को मार रहा है, ईरान के जो बेसिस की वजह से ईरान अटैक्स कर रहा है कतर और बहरीन के ऊपर। तो मुझे वो सूरह मायदा की आयत भी याद आई और अल्लाह ने आपको वाज़ेह किया है कुरान में कि यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन हमने बार बार यहूद व नसारा कोई दोस्त बनाने की कोशिश की। हमने उनको इतना इन्फ्लुएंशियल कर दिया, हमने हमारे ऊपर वो सरों पर इस कदर हावी हो गए, हमने उन्हें दोस्त बनाया, इकोनॉमिकली हम उनके ग़ुलाम बन चुके हैं, फाइनेंशियली हम उनके ग़ुलाम बन चुके हैं, तहज़ीब व तमद्दुन के हवाले से हम उनके ग़ुलाम बन चुके हैं। यानी हर चीज़ में हमने उन्हीं को आइडियलाइज़ करना शुरू कर दिया। फिर हमने अपने मफादात को, जो एक मुसलमान मोमिन के मफादात होने चाहिए, उसको पीछे रख के हमारे मफादात और तरजीहात भी वही हो गई जो यहूद व नसारा की होते हैं। यानी आप अगर तारीख पर भी नज़र दौड़ाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कभी भी ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। आपस में इनके बहुत मसले होंगे, इसराइल और अमेरिका के बहुत मसले हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि नेतन्याहू से मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यही बात कुरान कह रहा है कि इनके आपस में बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जब ये व्हेन इट कम्स टू फाइट अगेंस्ट मुस्लिम्स तो ये एक हो जाते हैं, ये एक सफ़े पर आ जाते हैं, इनका एक पेज होता है। अब आपसी बहुत सारे मामलात होंगे, लेकिन जब मुसलमान के खिलाफ इन्होंने लड़ना है, दीन इस्लाम के खिलाफ इन्होंने लड़ना है, तो फिर ये एक सफ़े पर आ जाते हैं। लेकिन हम नहीं समझ सके इन्हें और हमने अपनी कमज़ोरियाँ इनके हाथ में दी। जबकि ज्योग्राफिकली अगर हम देखें, अगर हम वसाइल के लिहाज से देखें तो मुसलमान बहुत ताकतवर हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे मुसलमानों को कंट्रोल हो सकता है, बाबल मंदब पर मुसलमानों को कंट्रोल हो सकता है। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के एक हथियार से, अपना हरमुज़ के एक हथियार से आप अंदाज़ा करें ईरान इस जंग को कहाँ तक ले गया है। लेकिन उसके बावजूद जब बात आ जाती है कमज़ोरियों की, तो मुसलमानों ने इस कदर कमज़ोरियाँ दे दी हैं अपनी इन तमाम तर लोग ये जो एक आपका कहें जो जबर है, जो जब जाबिराना एक पूरे का पूरा निज़ाम है वेस्ट का, यूरोप का, यहूद व नसारा का, उनके हाथ में इतना कुछ हम दे चुके हैं कि हम स्टैंड नहीं ले सकते। अगर ईरान ने स्टैंड लिया उसका रीज़न ये है कि ईरान की कोई कमज़ोरी इनके पास मौजूद नहीं है। ईरान ना IMF का मोहताज है, ईरान ना सैंक्शंस होने के बावजूद ईरान जिस तरह से तरक्की कर रहा है अपने तई, जिस खुद मुख्तारी से वो चल रहे हैं। तो मुसलमान जो हैं बेसिकली आज इस नहज पर क्यों है कि आपस में ही लड़ रहे हैं और इसराइल अब चुपचाप बैठा है। बहुत आसानी से आप इसकी तमाम तर जो कमज़ोरियाँ हमारी उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी जानिब ये खबर भी आ रही है, हामिद मीर के प्रोग्राम में मलिया लोधी साहिबा कह रही हैं कि एक एग्जिस्टेंशियल किस्म का थ्रेट हमें मौजूद है। भारत ने अपने न्यूक्लियर हथियारों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। तो ये वो प्लान भी हो सकता है, जो ग्रेटर प्लान जो हम बड़े ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि इसराइल इंगेज कर देगा मुस्लिम ममालिक को जंगों में और फिर उधर से भारत गालिबन पाकिस्तान पर हमला करेगा। तो भारत को पहले भी एक मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है, आगे भी इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगेन मुस्लिम ममालिक को बहुत ज़रूरत है कि वो एक सफ़े के ऊपर आएँ, अपनी जो एक मोमिन का एक किरदार होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उन्हीं तमाम तर चीज़ों के ऊपर चलते हुए एक सफ़े के ऊपर आए। हम एटमी ताकत भी हैं, हम सब कुछ हैं, लेकिन हम फिर भी अल्टीमेटली बहुत कमज़ोर हैं। और दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी हमारे सामने है। अगेन हमारे चारों तरफ जंग है, हमारे चारों तरफ जंग लगी हुई है और आज़ाद कश्मीर तो वो क्रिटिकल हमारा एक सेंसिटिव तरीन इलाका है, लेकिन वहाँ पर आज सिचुएशन ये है, एक तो इन्फॉर्मेशन ब्लॉकेड है, उसकी वजह से इस कदर नेगेटिव खबरें आ रही हैं, इस कदर नेगेटिव खबरें आ रही हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन बस एक ही इल्तिजा है कि खुदारा इस मामले को हल करें। अगर फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं,
वो हमारे अपने लोग हैं। अगर वहाँ के शहरी शहीद हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग अपने हुकूक के लिए निकले, वो भी हमारे अपने लोग हैं, तो खुदारा इस मसले का कोई हल निकालें। अब इस वक्त बिलावल साहब भी आज़ाद कश्मीर रवाना हो गए और कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ, जिसको अब इन्होंने बैन कर दिया, कलअदम करार दे दिया। तो ये जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ये रियासत की कुछ और चीज़ों की तरफ होनी चाहिए। ये उन स्कैम्स की तरफ होनी चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस के फ्रॉड में नीचे से पहले नंबर के ऊपर है। ये बेसिकली दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। ये भारत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, जिस पर आप कहते हैं कि भारत मुलव्विस है, तो फिर आप उसके खिलाफ एक्शन लें। अपने शहरियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ना करें खुदारा, इस मामले को बैठकर हल करें। टीवी पर चलाया जा रहा है कि वहाँ पर जत्थे हैं, जत्थे हमला कर रहे हैं कलअदम एक्शन कमेटी के, ये सब कुछ, इन चीज़ों से फासले बढ़ेंगे, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा। चीज़ों को बेहतर करने की दोनों जानिब से एक एक स्टेप पीछे हटा जाए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश की जाए। जाते जाते अडयाला जेल, अलीमा खान आज वहाँ मौजूद नहीं है। कहा जाता था कि अलीमा खान की वजह से मुलाकात नहीं हो पाती, तो आज सिर्फ नौरीन न्याजी मौजूद हैं, उज़मा खानम मौजूद हैं। आज करवा दें इमरान खान की मुलाकात दोनों बहनों से। अलीमा खान तो नहीं है। अलीमा खान ने बल्कि आज कारकुरान को भी कहा कि वो भी ना पहुँचे, लेकिन वो दोनों बहनें बाकी वहाँ पर पहुँची हुई हैं। तो आज फिर आप मुलाकात करा दें, क्योंकि आपको जिससे मसला है अलीमा खानम से, वो इस वक्त एक स्ट्रीट कैंपेन में मसरूफ़ है, वो आज नहीं है अडयाला के बाहर। तो आज आपका इम्तिहान है, आज आप मुलाकात करवा दें। नौरीन न्याजी हैं, कहा जा रहा था, उनको कहा गया था पहले मुलाकात के लिए, लेकिन अलीमा खानम एक हर्डल बनी है। तो आज अलीमा खान नहीं है, देखते हैं कि इमरान खान की मुलाकात हो सकती है नहीं हो सकती। नौरीन न्याज़ी ने भी वाज़ेह किया है कि केपी के बाद और गिलगित में भी मौजूद है अलीमा खानम, इसके बाद स्ट्रीट पावर या आवाम का रुख या मोबिलाइजेशन का रुख पंजाब की जानिब अलीमा खान करेंगी। तो देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लेकिन पेट्रोल से लेके इकोनॉमिकली लेकर इंटरनल क्योस से लेके एक्सटर्नली थ्रेट से लेके तमाम तर चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के ऑब्वियसली हक में नहीं जा रही और सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो एक होप है, एक उम्मीद है कि अंदरूनी मामलात को हल किया जाएगा, ताकि ये बैरूनी खतरात जो हैं इनसे हम अच्छे से निमट सकें, नंबर आज़मा हो सके। मज़ीद आपके सामने अपडेट्स रखेंगे अगले व्लॉग में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।